तो स्टूडेंट्स तो आज करेंगे हम इसमें जो है चैप्टर 5.2 जो है, ठीक है। जब चैप्टर 5.3 जो होगा उसमें जो यूज़ होने वाले फार्मूलाज होंगे या जो भी उसमें चीज़ें यूज़ होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम जो 5.2 और 5.3 चैप्टर जो होगा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें फर्स्ट चीज़ है आर्गन प्लेन क्या होती है, ठीक है। तो आर्गन प्लेन कुछ भी वैसे नई चीज़ नहीं है ये। जैसे आपका जो कार्टेशियन प्लेन होती थी जो आपने क्लास 10th में भी चैप्टर में करी होंगी कि जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते थे हम एक्स और बाई एक्सिस को, ठीक है, एक्स और बाई की टर्म्स जो होती थी। तो वैसे हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसको हम बोलेंगे आर्गन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी है, ठीक है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये जो है बाई एक्सिस है, ठीक है। सेम चीज़ एक्स एक्सिस को जो है यहाँ पे हम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसका रियल पार्ट जो होगा उसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको जेड से रिप्रेजेंट करा होता है उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन से लेकर कोई पॉइंट जहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और आर जो होगा वो किसके बराबर रहेगा, जैसे हमने कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा बाई की टर्म में, ठीक है। तो एक्स जो था वो रियल पार्ट था, बाई जो था वो आयोटा बाई जो था रियल जो इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। तो हमने एक्स और बाई को रिप्रेजेंट करा पी पॉइंट से, यहाँ से डिस्टेंस आया। तो आर की वैल्यू जो थी निकालने के लिए हम इसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जेड का मॉडुलस वो भी सेम चीज़ है, ये उसी को ही आर बोला जाता है। और वो किसके बराबर होता है, जो रियल पार्ट होता है एक्स उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है बाई उसका स्क्वायर और उसका होल रूट। तो इसको हम समझते हैं आगे। तो यहाँ पे हम आर्गन प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे, ये होती थी एक्स एक्सिस और ये होती थी बाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाएगा वो एक्स प्लस आयोटा बाई की फॉर्म में होगा, ठीक है। एक्स जो था इसको हम क्या बोलते थे, रियल पार्ट, ठीक है। और जो ये वाला था इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दो चीजें होगी यहाँ पे। अब क्या है कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया हमने ये जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया जेड इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3 के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा वो रियल पार्ट होगा, ठीक है। रियल पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम इसको इस वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आर्गन प्लेन इसको बोलेंगे, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको बोला जाता है, इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एक्स एक्सिस का पॉइंट था ऐसे लिखा जाता है, इसको एक्स का पहले लिखा जाता है फिर बाई का, तो कोमा 2 कोमा 3, ठीक है, ये पॉइंट्स थे। तो ये मानिए यहाँ पे एक्स का 2 है और बाई का 1 2 3, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट को हम पी बोलेंगे, ठीक है। और ये ओरिजिन था, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करा जाता है कि जो इसका एक्स वाला पार्ट था उसका स्क्वायर प्लस जो बाई वाला पार्ट था उसका स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर के बराबर आता है। अगर सिंपल आर निकालना हो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और ये जो है ये होता है ओरिजिन से लेकर इस पी पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। तो जो ये आर था इसी को ही हम जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट चीज़ें जो इसमें करेंगे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसको हम पहले ग्राफ की मदद से समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये हमने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी जिसको हम बोल रहे थे आर्गन प्लेन, ठीक है, वो बना लिया। यहाँ पे ये था सेंटर ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस वाला था पार्ट जिसको हम रियल पार्ट बोल रहे थे, ये इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके इमेजिनरी जेड करके लिख सकते हैं और इसको रियल जेड करके भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मान लिया हमारा जो पॉइंट्स आ रहे थे
एक्स और बाई के वो थे ये वाले, ठीक है। इस पॉइंट को हमने पी से डिनोट करा है, ठीक है। और पी के जो पॉइंट थे वो कौन कौन से थे, एक था आर और थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया उनको, ठीक है। अब यहाँ से ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो था वो क्या आता है, उसको आर बोला जाता है। और आर किसके बराबर होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमने पीछे यहाँ भी पढ़ा था, ठीक है, इसके बारे में। अब जो ये वाली एक्स एक्सिस थी इसके साथ पे रोटेशन कितने की हुई है, इसको बोला जाता है थीटा के बराबर, ठीक है। और थीटा क्या होता है, थीटा जो रिप्रेजेंट करता है ये आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। आर्गुमेंट बोल लो, जहाँ इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोला जा सकता है थीटा, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें हमें जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी इसकी, जहाँ आर्गुमेंट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर देखा जाए पोलर रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, तो जो ये वाला आर था, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, तो जैसे ये आर वेक्टर था, अगर हम इसको रिजोल्व करें, ठीक है, मतलब इसको तोड़ें दो वेक्टर्स में, तो जो ये वाला एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आता था इसको आर कोस थीटा लिया जाता है, ठीक है। और जो इसका बाई एक्सिस पे कंपोनेंट होता है जो 90 डिग्री पे आता है, जहाँ वर्टिकल आता है, वो आर साइन थीटा के बराबर लिया जाता है। और ये क्यों लिए जाते हैं ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आर कोस थीटा, यहाँ पे अगर हम इसको, ये जो आर वेक्टर था, अगर इसको डाउन करके हम इस एक्सिस पे लेके आए तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे आर कोस थीटा में वैल्यू पुट करके देते हैं, आर कोस थीटा, हमारा आर कोस थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, ठीक है। मीन्स आर कोस 0 जो होता है वो 1 होता है, मीन्स यहाँ पे आर किसके बराबर आ गई है वैल्यू, आर के बराबर आ गई है, ठीक है। हमारे दोनों तरफ से आर के बराबर यहाँ जी। और दूसरे केस में अगर लेट कर लें कि इस वाले वेक्टर को आर को हमने यहाँ तक मूव करके ले गए हैं, ठीक है, तो इसका जो रोटेशन थी यहाँ तक लेके गए हैं, तो अब जो थीटा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री बन जाएगा। तब वैल्यू पुट करेंगे आर साइन थीटा मीन्स 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और ये आ गया आर 1 इंटू आर के बराबर, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमारी जो वैल्यू थी वो आर के बराबर आ रही है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जो ये वाला एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होता है आर कोस थीटा लेते हैं, और वाई एक्सिस पे जो होता है वो आर साइन थीटा के बराबर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस थी यहाँ पे वो किसके बराबर आ रही है, आर कोस थीटा के बराबर। जो वाई एक्सिस है वो किसके बराबर आ रही है, आर साइन थीटा के बराबर आ रही है, ठीक है। अभी हम इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z, जो कि x प्लस आयोटा बाई की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसी में हम देखो वैल्यू पुट करते हैं x और बाई की, तो z इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी, r कोस थीटा, प्लस आयोटा बाई की वैल्यू कितनी थी, r साइन थीटा, ठीक है। r इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो r अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए, इतनी बात क्लियर होगी। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दोनों फॉर्मूले ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो करने वाले हम वो है कि हमें जो थीटा है मीन्स हमें जो आर्गुमेंट होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, वो कैसे फाइंड करना है। तो नेक्स्ट है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है थीटा से, ठीक है। पर थीटा फाइंड करने से हमें जो है वो एक एंगल्स जो है वो अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। और अल्फा एंगल है क्या, अल्फा एंगल है ये जो एंगल था थीटा, तो जो ये वाला एंगल रहेगा इसको बोलेंगे हम अल्फा एंगल, ठीक है। तो हमें पहले अल्फा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसकी टर्म में लिख लिया हमने। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, x की वैल्यू हमें पता है, तो जब अल्फा एंगल होगा तो हम x को लिखेंगे r कोस अल्फा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, r कोस अल्फा के बराबर, ठीक है। और जो y की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, r साइन अल्फा के बराबर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कि किसके बराबर रहेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो कोस अल्फा अगर निकालना हो, कोस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, एक्स अपॉन आर के बराबर रहेगा,
यहाँ पे अगर साइन अल्फा निकाल लिया जाए, साइन अल्फा जो रहेगा वो बाई अपॉन आर के बराबर रहेगा। अगर हम यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दें, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, इसको इससे डिवाइड करना है तो लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर रहेगा। देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, साइन अल्फा था बाई अपॉन आर, और कोस अल्फा कितना था, एक्स अपॉन आर। ये सेट जाएगा, ये उस सेट जाएगा, तो आर से आर जो होगा वो कट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा जो होगा वो बन जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे बच गया बाई और नीचे बच गया एक्स, तो बाई अपॉन एक्स के बराबर रहेगा। ठीक है, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू टेन उस साइड जाएगा तो बन जाएगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, अब अल्फा तो निकला है हमारे पास। अब इसके बाद दूसरी चीज जो है, अल्फा का यूज करके हमने क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू फाइंड कर। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये भी पता होगा कि ये जो ये वाली एक्सिस होती है ये पॉजिटिव होती है, ठीक है, और ऊपर की तरह ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर इधर का देखा जाए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नीचे की तरफ देखा जाए तो ये नेगेटिव बाई एक्सिस होती है। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, बाई की नेगेटिव होगी तो थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, बाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट, x और बाई दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू उसकी लाई करेगी। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है और बाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी। ठीक है, और एक और तरीके से इसको हम देख सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा कि जो यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, इसमें साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, इसमें जो होता है वो टैन और कोट जो होता है वो पॉजिटिव रहते हैं, इसमें कोस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। जो आपका अल्फा की वैल्यू होगी, अगर हमारा जो थीटा होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो हमें क्या करना होता है कि थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो थीटा होता है वो फाइंड करने के लिए होता है थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, सॉरी, डायरेक्टली थीटा जो होगा वो अल्फा के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया, अगर थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो अल्फा के बराबर होगी। सेकंड चीज होगी, अगर थीटा जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो थीटा की वैल्यू होगी वो किससे ली जाएगी, पाई माइनस अल्फा से ली जाएगी। ठीक है, अगर हमारा थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ जाएगा, जस्ट इसका पाई माइनस अल्फा के बराबर ली जाएगी। ठीक है, और चौथा वाला, अगर थीटा की वैल्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, अगर थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो जो थीटा फाइंड करा जाएगा वो फर्स्ट वाले का अपोजिट होगा, मतलब माइनस अल्फा के बराबर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम किसी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो आर्गुमेंट या मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे ले लिया हमने -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, उसी को सॉल्व करके देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम कंपेयर करेंगे, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन ली होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो होता है वो किसके बराबर, ये जो दिया गया है ये है -1 माइनस आयोटा रूट 3 के बराबर। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे कि z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर लिया था, x प्लस आयोटा बाई के बराबर लिया था। ठीक है, अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो x की वैल्यू कितने आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -1 और बाई की वैल्यू कितने आ रही है, आयोटा आयोटा सेम है, बाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस में तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस का रूट 3। एक्स और बाई की वैल्यूज यहाँ से पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो एक्स होता है वो आर कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे पता है हमें, -1 इक्वल टू आर कोस थीटा के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया जाए। और यहाँ से बाई की वैल्यू, बाई इक्वल टू जो होता है आर साइन थीटा के बराबर होता है ना, यहाँ से तो बाई की वैल्यू पता थी, माइनस का रूट 3 इक्वल टू आर साइन
थीटा के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि स्क्वायर कर देना है और स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन, ये वाली जो फर्स्ट और सेकंड ली थी हमने, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो स्क्वायर कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड थी आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड थी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, इस साइड थी -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इसमें भी है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या बच गया, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, रूट माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगी वैल्यू, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 के बराबर। तो ये हो गया 3 + 1 4 के बराबर हो गया। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं हम आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट करी तो आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर बन गया, 4 के बराबर। ठीक है, और आर इक्वल टू स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, और आर इक्वल टू 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, तो आर की वैल्यू जो है वो 2 निकल आई है यहाँ से। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर निकल आई। तो आर का यूज करके अब हम जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन थी जो फर्स्ट वाली थी, ये थी आर कोस थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, क्या था, आर कोस थीटा इक्वल टू -1 के बराबर, और यहाँ से अगर कोस थीटा निकालना हो तो -1/r, और आर की वैल्यू अगर पुट करें तो कोस थीटा इक्वल टू -1/r की वैल्यू थी 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, ये वाली इक्वेशन थी कि आर साइन थीटा जो था वो -√3 के बराबर था, और साइन थीटा यहाँ से किसके बराबर बनेगा, साइन थीटा की वैल्यू बनेगी हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू -√3/r। जब ये वैल्यू पुट करी तो साइन थीटा जो होगा वो -√3/2 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज भी निकल आई हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखा जाए पहले कि हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू थी -1, y की वैल्यू थी -√3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो ये पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नीचे की तरफ भी नेगेटिव। ठीक है, तो x भी हमारा नेगेटिव है, y भी हमारा नेगेटिव है, तो हमारी वैल्यू जो होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, तो थीटा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि कोस थीटा नेगेटिव है और कोस थीटा हमारा नेगेटिव कहाँ पे होता है, कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा जहाँ तो इसमें हो सकता है, जहाँ इसमें हो सकता है, सेकंड या थर्ड में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा भी देखना हमने, तो दोनों में हमने देखना है जो दोनों में कॉमन चीज़ आ रही है। साइन थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास जो एक ही क्वाड्रेंट बचा है यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, कोस थीटा भी नेगेटिव हो सकता है और साइन थीटा भी नेगेटिव हो सकता है, तो दोनों वैल्यू जो है नेगेटिव यहाँ पे होती है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप दो तरीकों से देख सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू से देख सकते हैं और कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा था, नाउ थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई कर रहा हो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर थर्ड में था तो -π करके उसमें से अल्फा जो होता था उसको माइनस कर देते थे। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि हमें जो है वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और अल्फा के लिए अभी एक्सप्रेशन पढ़ा हमने कि अल्फा जो होता है वो tan इनवर्स y/x के बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है। tan इनवर्स y की वैल्यू जो थी वो थी -√3/x की वैल्यू जो थी -1 थी, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा tan इनवर्स √3/1, और √3/1
मीन्स √3, और tan की वैल्यू कब √3 होती है, tan की वैल्यू जो √3 होती है वो होती 60 डिग्री पे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम π/3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेडियन में कितना होता है, π/3 के बराबर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स और √3/1 जो था वो π/3 के बराबर, tan π/3 के बराबर होता है। और tan इनवर्स से tan वाला कट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू जो थी वो हमारे पास यहाँ पे है π/3 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3 के बराबर है। इसी से हम जो है वो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी थी, π/3 के बराबर थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, माइनस जब इसको सॉल्व करेंगे किसके बराबर होगा, 3π माइनस पाई, 3π माइनस π/3। तो और सॉल्व करा, माइनस 3π में से पाई चला गया तो 2π/3। तो जो थीटा की वैल्यू थी, मीन्स जो आर्गूमेंट था इस क्वेश्चन का, जो हमने फाइंड करना था आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, वो कितनी आ चुकी है, -2π/3। और जो हमने इसमें फाइंड करना था मॉडुलस, ठीक है, कौन सी इक्वेशन दी थी हमें, -1 माइनस आयोटा √3। तो इसका जो मॉडुलस था वो 2 के इक्वल था, जिसको हमने r फाइंड करा था, r जो होता वो मॉडुलस था, ठीक है। तो मॉडुलस की वैल्यू 2i है, और जो आर्गुमेंट था वो थीटा इक्वल टू -2/3 था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।